हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टीचर BR यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए बच्चों, आज मैं विज्ञान में कक्षा 8वीं अध्याय 9 कराऊंगा और इसको लेसन को हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है, तो इस अध्याय को समझते हैं हम। जंतुओं में जनन अध्याय है, ठीक है, 9वां पाठ है, क्लास 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है जैसे उत्तरजीविता क्या होती है। तो जो प्रजनन होता है, जनन होता है, ये प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ठीक है, पर उत्तरजीविता का मतलब है कि कोई भी प्रजाति इस धरती पे जो है, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य को इस धरती पर लंबे समय तक रहने के लिए प्रजनन करना पड़ेगा ताकि वो अपने जैसे बच्चों को पैदा करे, फिर वो आगे अपने बच्चों को पैदा करे। तो इस तरह से, या पेड़ पौधों में भी और दूसरे जीव जंतुओं में भी ऐसा ही है। तो इसे हम उत्तरजीविता कहते हैं। ठीक है, तो जनन जो होता है जाति या स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति इस धरती पर तभी रहेगी जब वो जनन करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपके पास जनन की विधियां। जनन की विधियां, ठीक है। तो जनन किसे कहते हैं वैसे? तो किसी भी जीव द्वारा ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा वो अपने जैसे नए जीवों को जन्म देते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव जो क्रियाएं करता है जिसके द्वारा वो अपने जैसे नए बच्चों को जन्म देता है, उन्हें हम जनन कहते हैं। तो आगे जनन की विधियां आएंगी। ठीक है, तो जनन की विधियां, तो इसमें जो पौधे हैं, पौधों की ही तरह हैं, जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो जनन के प्रकार हैं ये। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, तो हम पहले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जंतुओं में, पौधों में भी दो प्रकार के जनन होते थे, लैंगिक और अलैंगिक, और जंतुओं में भी दो प्रकार के जनन होते हैं। तो आपके पास ये सारणी है 9.1। इसमें जैसे मनुष्य किस तरह के बच्चे को जन्म देता है तो उसे हम शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? जैसे पिल्ला कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये टेबल लिखना है। तितली के बच्चे को क्या कहेंगे? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। जैसे गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? मेंढक के बच्चे को क्या कहेंगे? तो ये आपने टेबल पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद जो है जनन की पहली विधि है तो वो है लैंगिक जनन। कैसा जनन? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो लैंगिक जनन की परिभाषा आप लिखोगे कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उनका संलयन होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मनुष्य में है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी है, सब में लैंगिक जनन होता है। इनमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है
इसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे है आपके पास लैंगिक जनन में नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है। ठीक है, तो नर जनन अंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिका होती है और एक शीशन होता है। ठीक है, तो नर जनन अंग में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक जोड़ा वृषण और 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शीशन होता है जिसे लिंग भी कहते हैं। तो वृषण जो है नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं, और वृषण जो है लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो नर जनन अंग में आपने क्या लिखना है, जो नर जनन अंग में होता है एक जोड़ी वृषण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं और एक शीशन होता है। और जो वृषण है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है और वो एक समय में लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो युग्मक को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो इसमें है आगे, तो आगे है जैसे शुक्राणु जो वैसे तो बहुत छोटा होता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन प्रत्येक में एक सिर होता है। एक यानी शुक्राणु में क्या क्या होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक उसमें पूंछ होती है। ठीक है, जो नर शीशन शुक्राणु उत्पन्न करता है उसमें एक सिर होता है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। मैं इसका चित्र भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो शुक्राणु होता है वो एकल कोशिका होता है, यानी हर एक शुक्राणु में एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका, सबके सभी सामान्य घटक उसमें पाए जाते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये चित्र है शुक्राणु का। तो इसमें एक सिर है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिर होता है, ये मध्य भाग है और एक पूंछ होती है इसकी, और ये पूंछ जो होती है इसको गति करने में सहायता करती है पूंछ। ठीक है, तो शुक्राणु में एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। ठीक है, तो ये चित्र है। ये कई बार चित्र आ जाता है कि मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए, तो इसमें आपने एक सिर बनाना है, एक मध्य भाग बनाना है, एक पूंछ बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ये नर जनन तंत्र का नर जनन अंग का है। ये मानव में नर जनन अंग, मानव में जो 9.1 का चित्र है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वृषण है और एक ये वृषण, यानी एक जोड़ी वृषण का मतलब इसमें 2 वृषण होते हैं, एक इधर और एक दूसरी तरफ। और जो ये नलिकाएं हैं जो ये बीच में है, जैसे इसे हम शीशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जो ये 2 जो हैं ये शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। ये क्या है, शुक्राणु नलिका। एक नलिका ये है, दूसरी तरफ है। ठीक है, तो इसमें 3 भाग होते हैं, शुक्राणु नलिका होती है, शीशन होता है और 2 वृषण होते हैं। ठीक है, तो ये नर जनन तंत्र है। ऐसे ही आपके पास मादा जनन अंग है। ये आपके पास इधर मादा जनन अंग है। जैसे मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय का मतलब इधर भी एक अंडाशय है, दूसरा इधर है। एक अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी होती है, तो ये अंडवाहिनी है। ठीक है, ये क्या है, अंडवाहिनी एक इधर है, एक इधर होती है और ये बीच में गर्भाशय होता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, अंडाशय है, अंडवाहिनी है और गर्भाशय है। ठीक है बच्चों, अब जो अंडाशय होता है वो मादा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, मादा जनन अंग में जो अंडाशय है वो मादा युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। ठीक है, तो मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन
अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, तो जो एक जोड़ी अंडाशय हैं स्त्रियों के पास, मानव स्त्रियों के पास प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु निकलता है अंडवाहिनी में। ठीक है, और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिका के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करना है। ये देखो अंडाणु है, ये अंडाणु का चित्र है, इसमें एक केंद्रक होता है कोशिका की तरह। ठीक है, तो मानव अंडाणु ये है। फिर उसके बाद है आपके पास, फिर उसके बाद है निषेचन। अब ये कहता है कि अंडाणु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, और बहुत बड़े भी होते हैं। ये जैसे मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का जो सब अंडा जो है वो सबसे बड़ा अंडाणु है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन जो मानव अंडाशय है, मानव अंडाणु है, वो हम ऐसे नहीं देख सकते। फिर उसके बाद है आपके पास निषेचन। क्या है भाई? निषेचन। तो निषेचन क्या क्रिया होती है देखो, तो ये जनन प्रक्रम का पहला चरण जो होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, संलयन होता है। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो निषेचन क्या कहलाता है? जब शुक्राणु यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों का संलयन होता है, तो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, उससे एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन जो है निषेचन कहलाता है। तो निषेचन किसे कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलके निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब निषेचन के बाद यानी जब निषेचन होता है तो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, और निषेचन के पश्चात युग्मज का निर्माण होता है, जैसा आपके चित्र में दिखाया गया है 9.6 चित्र में। ठीक है, तो ये दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? ये बीच में जो बड़ा है गोल गोल है, ये अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। और ये जो आ रहे हैं ये शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? ये शुक्राणु होते हैं। ठीक है, ये नर शिशुम से शुक्राणु आते हैं, और अंडाणु जो है मादा अंडाशय से आता है। तो जब एक शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ मिल जाएगा तो ये संलयन क्रिया हो जाएगी, और इसे युग्मज का निर्माण होता है। तो ये निषेचन की क्रिया हो रही है, जैसे अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल रहे हैं। फिर जब ये, तो अब इसमें देखिए अगले चित्र में, इसमें संलयित केंद्रक है। संलयित केंद्रक क्या है? इसमें अंडाणु, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलके ये निषेचन हो गया है इनका, तो ये युग्मज का निर्माण इन्होंने कर लिया है। तो ये युग्मज है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री या माँ के अंडाणु और नर या पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। ठीक है, तो तब निषेचन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। इसका मतलब है
जो माता और पिता के गुण होते हैं, कुछ गुण माता के कुछ गुण पिता के उनके बच्चों में आ जाते हैं। आपने भाई बहन को देखिए, पहचानने का प्रयास कीजिए इनमें कौन से लक्षण माता पिता से आए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे निषेचन जो होता है, दो तरह का निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। तो पहले आंतरिक निषेचन के बारे में आपको बताऊंगा। तो आंतरिक निषेचन की परिभाषा आप लिखोगे, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। यानी जो निषेचन जंतुओं के मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, ठीक है, मुर्गी, तो इन जातियों में जो मादा होती है उनके शरीर के अंदर निषेचन होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और मादा के शरीर में वो निषेचित होते हैं, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब जो आंतरिक निषेचन है, अब कहीं उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा परख नली शिशु। ठीक है, परख नली शिशु का क्या मतलब है, इसमें कई माताओं में, कई औरतों में जैसे बच्चे पैदा करने में वो असमर्थ होती हैं। ठीक है, कई स्त्रियां जो होती हैं शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए, क्योंकि उनकी जो है अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ठीक है, तो जब अंडवाहिनी अवरुद्ध होगी तो वो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होंगी और निषेचन के लिए शुक्राणु का मार्ग जो है बंद हो जाने के कारण अंडाणु तक वो नहीं पहुंच पाते। यानी जब तक शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन नहीं होगा, और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक शिशु का जन्म नहीं हो सकता। तो अब इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो होते हैं ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ उनको रख देते हैं। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु लिए और बाहर वो किसी ऐसी स्थिति में रख देते हैं एक साथ, तो जिसे हम IVF या इन विट्रो निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। IVF का मतलब है, I का मतलब इन, V का मतलब विट्रो, F का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है ये, और अगर वो निषेचन हो जाता है तो युग्मज जब बन जाता है, 1 सप्ताह का हो जाता है, तब उस युग्मक को माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो माता के गर्भाशय में उसे रख दिया जाता है और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है और तथा शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता है जैसे आम बच्चों का होता है। तो इस तकनीक को परख नली शिशु कहते हैं। ठीक है, लेकिन शिशु तैयार जो होता है वो गर्भाशय में ही होता है, बस इसमें निषेचन की क्रिया जो है वो बाहर कराते हैं। ठीक है, तो इसे हम परख नली शिशु कहते हैं। आगे है जैसे बाह्य निषेचन के लिए हम समझेंगे, तो जो नर और मादा मेंढक होते हैं, नर और मादा जो है मेंढक जो हैं एक साथ पानी में आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देती है एक समय। ठीक है, जो मेंढक होता है नर, ये मादा मेंढक होता है जो वो सैकड़ों अंडे देती है, और मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे के कवच से ढके नहीं होते, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं और जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, उनकी सुरक्षा भी करती है। ठीक है, तो जो मादा मेंढक है वो एक साथ सैकड़ों अंडे देती हैं और उन अंडों के चारों तरफ एक सुरक्षा की परत होती है जेली जैसी, जो उनको एक साथ रखती है।
तो आप देख रहे हो इस चित्र में ये मेंढक के अंडे हैं जो पानी में तैर रहे हैं और इनके चारों तरफ जो है एक जेली रूपी संरचना है जो इनकी रक्षा करती है। अब मादा जैसे ही पानी में अंडे देती है तो नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। नर मेंढक जो होता है उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है अंडों के ऊपर, और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु जो है अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की परिभाषा आप क्या लिखोगे? जैसे मेंढक है, मेंढक में तो इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली, स्टारफिश है, मेंढक है और तो ये जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन की परिभाषा ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद है, अब एक प्रश्न होता है, जैसे जंतु जो है सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु पानी में तैरते रहते हैं, वायु में, और वर्षा से वो प्रभावित होते रहते हैं और दूसरे जंतु भी उनको खाते रहते हैं। इसलिए लाखों अंड कोशिकाओं और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं वो, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन हो सके और उनसे नए जीवों की उत्पत्ति हो सके। इसलिए बहुत सारे अंडाशय और शुक्राणु जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस लेसन को एक और वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, तो फिर मिलेंगे आपसे इसी लेसन की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको सबको जय हिंद।